सुप्रभात साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन शानदार सा टॉपिक लेकर के। और उस टॉपिक का नाम है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इससे पहले देखो दोस्तों, पॉपुलेशन से रिलेटेड हमने जनसंख्या घनत्व क्या है वो एक टॉपिक डाला, लिंगानुपात क्या है, साथ ही साथ साक्षरता को लेकर के भी हमने चर्चा की, साथ ही साथ हमने भारत की जनसंख्या के बारे में भी बात की। तो लगभग पॉपुलेशन के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम पिछली क्लासों में डाल चुके हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड 2011 के जितने भी प्रकार के डाटे हैं वो आपको मिल जाएंगे आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर, वहां से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। और आज की इस क्लास में पॉपुलेशन से ही रिलेटेड यहाँ पर अब एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, और उस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को और उसके जो फैक्ट हैं, उसके जो डाटा है, उनको समझने से पूर्व हमें एक बात का विशेष ध्यान ये रखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो होती क्या है, कितने प्रकार से ये होती है, उसके टाइप की बात करनी है, ये चीज समझनी है हमें। साथ ही साथ ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये किन कारणों से होती है, ये इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हम किन कारकों का सहारा लेकर के रोक सकते हैं, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है इसमें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की डेफिनेशन को लेकर के, परिभाषा को लेकर के। परिभाषा की यदि हम बात करें तो दोस्तों देखो, आपको ध्यान रखना है दो समय अंतराल दो समय अंतरालों के मध्य एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या का परिवर्तन, जनसंख्या का परिवर्तन कहें या हम ये कहें लोगों की संख्या में परिवर्तन कहें, बात एक ही है, ठीक है। जनसंख्या का परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो ये दोस्तों डेफिनेशन है जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, एक बार मैं वापस से बोल देता हूं, देखिएगा। दो समय अंतरालों के मध्य एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या का बदलाव, जनसंख्या का परिवर्तन या लोगों की संख्या में जो बदलाव है वो ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि जो है, उस जनसंख्या वृद्धि को हम यहाँ पर दो प्रकारों से समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो कैसे या कितने प्रकार की होती है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो दो प्रकार की होती है। एक पहला जो प्रकार है, उस पहले प्रकार को तो बोला जाता है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। ये डेफिनेशन मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डेफिनेशन मैंने मिटा दी और अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जनसंख्या के जो प्रकार है, जनसंख्या वृद्धि के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं धनात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो प्रकार होता है दोस्तों, ये पहला प्रकार हो गया, दूसरा जो प्रकार होता है उस दूसरे प्रकार को जाना जाता है ऋणात्मक वृद्धि के नाम से, ऋणात्मक वृद्धि के
नाम से। तो दो प्रकार की जनसंख्या वृद्धि होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है धनात्मक वृद्धि, तो इसमें सीधे सीधे तौर पर समझ में आता है कि जनसंख्या की संख्या में या लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब बात करें ऋणात्मक वृद्धि की, तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि जो है इसमें सीधा सा स्पष्टता समझ में आ रहा है कि जनसंख्या या लोगों की संख्या में क्या हुई है, गिरावट आई है। तो वहां पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, और जहां बढ़ोतरी हुई है संख्या में, मतलब लोग प्लस हुए हैं, तो वहां पर धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब इसको एक डेफिनेशन से समझें तो हम कहेंगे कि जब दो समय अंतरालों के मध्य जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो जाए, या जन्म दर से मृत्यु दर कम रहे, या फिर कहें कि उस देश में किसी दूसरे देशों से लोग आकर के बसने लग जाएं, तो वहां पर लोगों की संख्या में क्या होगा, इजाफा होगा। और इजाफा होगा तो वहां पर देश में जो जनसंख्या वृद्धि है वो किस प्रकार की होगी, धनात्मक वृद्धि होगी। इट मीन्स यहां पर उस देश में अपकर्ष कारक जो है वो ज्यादा है। अपकर्ष मानक कारक मतलब उन लोगों को खींचने वाले कारक जो हैं, अट्रैक्ट करने वाले कारक जो हैं वो ज्यादा है वहां पर, इसीलिए लोग वहां आकर के बस रहे हैं। जन्म दर ज्यादा मतलब चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, वहां का एनवायरनमेंट अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, इसलिए वहां पर क्या हो रहा है, लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है। तो प्लस पॉइंट जो होते हैं पॉपुलेशन को वृद्धि करने वाले वो धनात्मक होते हैं। ऋणात्मक की बात करें, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि जो है उसको कैसे समझेंगे। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि धनात्मक जनसंख्या वृद्धि के अपोजिट हो जाएगा। जैसे दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर से कहीं अधिक मृत्यु दर हो जाती है, या यूं कहें जन्म दर कम और मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, या फिर उस देश से, जिस देश में जन्म दर कम और मृत्यु दर ज्यादा है, उस देश से लोग उठ करके दूसरे देश में जाने लग जाएं, निकल करके दूसरी जगह जाने लग जाएं, तो इस कंडीशन में जो उस देश की स्थिति है वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की बनेगी, क्योंकि जनसंख्या दिनों दिन वो वहां पर क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर हम ध्यान कर सकते हैं। वर्तमान समय में 3.5 साल से रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है। उस युद्ध की वजह से लाखों लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, और इसी वजह से वहां की पॉपुलेशन में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। वहां लोग युद्ध में झोंके जा रहे हैं, तो युद्ध के साथ साथ वो युद्ध में मर भी रहे हैं, लेकिन युद्ध के साथ साथ वहां के जो लोग हैं तो उस रूस से या यूक्रेन से जहां युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती हैं, तो वहां से लोग जो है उठ करके दूसरे देशों की तरफ पलायन कर जाते हैं। और यही बात मैंने बताई आपको, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि में जन्म दर कम हो जाएगी, भाई लोग मर रहे हैं, ठीक है, जन्म दर जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो कम रहेगी, साथ ही साथ वहां से लोग उठ करके दूसरे देश में जा रहे हैं। तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का आज वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन जैसे देश जो है ये ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में आप ध्यान दे सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास इस चीज को, इस बात को या इस उदाहरण को। आगे हम बात करेंगे यहाँ जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत जो परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि के जो घटक होते हैं, परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि के जो घटक होते हैं उन घटक कारकों के बारे में बात करेंगे। घटक या कारक मतलब ऐसे कारक जिनकी वजह से जनसंख्या या तो बढ़ रही है या फिर जनसंख्या घट रही है, ये दोनों ही कारण हो रहे हैं उनसे, जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है, दोनों ही कारण हो रहे हैं। तो देखिएगा जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक जो है वो सबसे पहला जो कारक माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों जन्म दर। जन्म दर जब बढ़ रही है तो वहां पर क्या होगा, धनात्मक वृद्धि होगी। सीधे से शब्दों में हम कहें जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर कम, तो उस देश में जनसंख्या जो है दिनों दिन क्या होगी, बढ़ेगी, तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगर उस देश में किसी देश में संसाधनों का अभाव है,
जीवन जीने योग्य अनुकूल दशाएं नहीं है, प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत प्रकार की हैं, भौगोलिक जो उसका स्ट्रक्चर है, जो भौतिक प्रदेश है उसका थोड़ा विषम प्रकार का है, डेजर्ट एरिया ज्यादा है या बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, तो ऐसी जगह पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ मैदानी घाटी क्षेत्रों के अंतर्गत ज्यादा होती है। तो यहाँ जन्म दर जो है एक विशेष एक घटक या कारक के रूप में ये जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक माना जाता है। दूसरा कारक यहाँ पर हम ध्यान देंगे, दूसरे कारक को यहाँ पर बोलते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर जो है वो भी जनसंख्या वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। मृत्यु दर यदि ज्यादा है तो वहां पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी, और मृत्यु दर यदि कम है तो वहां पर धनात्मक जनसंख्या वृद्धि में इजाफा हो सकता है, क्योंकि लोग मरेंगे कम और जन्म ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर चिकित्सा संसाधन ज्यादा है उस देश में। तो इस वजह से मृत्यु दर जो है वो भी जनसंख्या परिवर्तन में लोगों की संख्या के बदलाव के एक कारक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा ही। इसके साथ साथ देखिएगा दोस्तों, जन्म दर और मृत्यु दर के अलावा जनसंख्या वृद्धि मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें फ्लैक्चुएशन आ रहा है, वो फ्लैक्चुएशन किस कारण से आ रहा है? तो ये कारण है ना जन्म दर और मृत्यु दर। इसी तरह से एक और कारक है, और उस कारक को यहां पर बोलते हैं दोस्तों माइग्रेशन, प्रवास। माइग्रेशन या प्रवास के रूप में इसको जाना जाता है। माइग्रेशन या प्रवास के रूप में इसको जाना जाता है। प्रवास मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब धनात्मक और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की बात की थी हमने तो उस दौरान मैंने कहा था कि उस देश से लोग उठ करके दूसरे देश में जा रहे हैं, या दूसरे देश से लोग चल करके उस देश में आ रहे हैं। तो जब दूसरे देश से आते हैं तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और जब उस देश से उठ के दूसरे देशों में जाएंगे तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। तो सीधे से तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रवास जो है, माइग्रेशन जो है, उत्प्रवास और आप्रवास की जो घटनाएं हैं वो यहां पर जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक या घटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, और भी बहुत सारे कारक हैं, लाइक जैसे प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत जल की उपलब्धता आ गई, भौतिक प्रदेश आ गया, ठीक है, वहां का क्लाइमेट जोन कैसा है, किस प्रकार का है, क्लाइमेट किस प्रकार की, वहां पर पाई जाने वाली मृदा किस प्रकार की है, ठीक है, उस क्षेत्र के अंतर्गत वनस्पतिक क्षेत्र है या नहीं है, मैदानी क्षेत्र है या नहीं है वो क्षेत्र, ये सब प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत आते हैं, जिन कारकों की वजह से जनसंख्या वृद्धि ज्यादा या कम होती है। जहां पर अच्छा समतल प्राय भाग है जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी, उबड़ खाबड़ भाग है जनसंख्या कम पाई जाएगी, जहां पर मृदा उपजाऊ है जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी, जहां पर मृदा अनुपजाऊ है, रेतीली प्रकार की है, बंजर प्रकार की है, तो जनसंख्या कम पाई जाएगी, जहां पर पानी की उपलब्धता ज्यादा है वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी, जहां पर पानी का अभाव होता है पीने का वहां पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। डेफिनेटली सीधा सा बात है। तो यहाँ पर ये सब कारक जो है ये पॉपुलेशन वृद्धि के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अब वो वृद्धि ऋणात्मक है धनात्मक है, ये इन कारकों की उपलब्धता पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आर्थिक कारक भी होते हैं। आर्थिक कारक के अंतर्गत किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार की है, वहां पर औद्योगिक इकाइयां कितने बड़े रूप में या विकसित रूप में डेवलप हो चुकी हैं। किसी देश में औद्योगिक इकाइयां डेवलप नहीं हो पाती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर लोग कम पहुंच पाते हैं, या उस जगह से लोग पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा, पैसे कमाने का साधन नहीं मिलेंगे, तो लोग क्यों रुकेंगे वहां पर, तो वो लोग वहां से उठ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। किन जगहों पर जाएंगे, उन जगहों पर जाएंगे जहां पर उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार कहाँ मिलता है, इंडस्ट्रियल एरियाज में मिलता है, औद्योगिक क्षेत्रों में मिलता है। आप देखेंगे दिल्ली के चारों तरफ लोग ज्यादा रहते हैं, क्यों, क्योंकि दिल्ली में रोजगार उनको ज्यादा मिलता है। नोएडा में ज्यादा रहते हैं लोग, क्योंकि नोएडा में जमावड़ा ज्यादा है जनसंख्या का, क्यों है, क्योंकि वहां पर बिजनेस पर्पज ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा चलते हैं वहां पर, औद्योगिक इंडस्ट्रीज ज्यादा है वहां पर नोएडा में, इस वजह से लोग जाते हैं वहां पर। बिहार झारखंड जैसे राज्यों में लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां खदानों का काम ज्यादा होता है, तो वहां पर भी लेबर की आवश्यकता पड़ती है, लोगों को काम की तलाश में वहां पर जाना पड़ जाता है। तो इस तरह से आर्थिक कारक जो है वो भी एक जिम्मेदार कारक होते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक या कारक के रूप में। सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक। सामाजिक स्थितियां हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर समाज किस प्रकार की स्थिति का बनता है रहता है, उसी प्रकार के विचारधाराओं वाले लोग उस एक एरिया में जाके रहेंगे।
ये सामाजिक दशाएं हो जाती हैं, उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली सामाजिक दशाएं। अब वो सामाजिक दशाएं उनके रहन सहन की हो, उनके खान पान की हो, या भाषा बोली की हो, या फिर धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की एक सामाजिक दशा होती है तो उस जगह पर उसी प्रकार के कल्चर के लोग वहां पर जाकर के रहेंगे। तो इस तरह से ये बहुत सारे घटक जो है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, ठीक है, अराजकतावाद, ये सब चीजें जो है ये जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। ऋणात्मक या धनात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है वो जनसंख्या वृद्धि। तो इस तरह से घटक के बारे में हमने यहाँ पर चर्चाएं की। अब इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के कुछ आंकड़ों के बारे में, डाटाज के बारे में बात करेंगे। देखिएगा 2001 की यदि हम बात करें तो कुल जनसंख्या 2001 में कितनी थी? 102.70 करोड़, 102.70 करोड़ जनसंख्या भारत की थी 2001 में। 2011 के अंतर्गत ये कितनी हो गई? 121.02 करोड़ हो गई। यहाँ पर 121.02 करोड़ हो गई। ये तो संख्यात्मक डाटा हो गया 2001 और 2011 की जनसंख्या का। उसके बाद देखिएगा 1991 से और 2001 के बीच में, 1991 से और 2001 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी वो 21.54% बढ़ी थी। 1981 और 91 की अपेक्षा 21.54% जनसंख्या में वृद्धि हुई। मतलब 2001 से और 1991 का जो दशक था उस 10 साल के अंतराल में 21.54% जनसंख्या में इजाफा हुआ था, वृद्धि हुई थी। इसी तरह से यहाँ पर 2011 की यदि हम बात करें तो 2011 के अंतर्गत 121.02 करोड़ जनसंख्या थी, और यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई, मतलब जो दशक की वृद्धि, 10 साल के अंदर जो वृद्धि हुई 2001 से और 2011 के बीच में, वो कितनी हुई? 17.7% हुई। अब आप अंतर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये 21.54 है, ये 17.7% है। तो आप अंतर देख पा रहे हैं कि पिछले दशक के मुकाबले 2011 के 1 और 2011 के दशक के मध्य जो वृद्धि हुई है वो 17.7 हुई है। तो उस वजह से यहाँ पर इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा सा नियंत्रण किया गया है, कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है सरकार के बेहतरीन जो जनसंख्या नियंत्रण उपाय हैं उन उपायों को अपना करके। अब इसी वजह से क्या हुआ कि इन दशकों के बीच में 2001 से 11 के बीच के दशक में यहाँ पर अंतर पाया गया 3.84% का। 3.84% का जो अंतर पाया गया, ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ऋणात्मक अंतर पाया गया है। ऋणात्मक क्यों? क्योंकि पहले जनसंख्या ज्यादा थी, ज्यादा वृद्धि हुई थी, और अब जनसंख्या वृद्धि कम हुई है। तो यहाँ पर इस अंतर में ऋणात्मकता पाई गई है। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, बात करेंगे सर्वाधिक राज्य की वृद्धि की, बात करेंगे सर्वाधिक वृद्धि की, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई। तो सबसे पहले पायदान पर यहाँ पर मेघालय राज्य का नंबर आता है, जो 27.9% जनसंख्या वृद्धि दर्शाता है। मतलब 2001 से और 2011 के बीच में भारत के 28 राज्यों में से मेघालय जो है वो 27.9% की वृद्धि करता है। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि तेज गति से बढ़ी यहाँ पर। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश 26.0%, बिहार आता है तीसरे नंबर पर 25.4%, और न्यूनतम वृद्धि जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य की यदि बात करें तो नागालैंड है पहले नंबर पर। ठीक है। और दूसरे नंबर पर है केरल। पहले नंबर पर नागालैंड, दूसरे नंबर पर केरल। नागालैंड 0.58% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज करता है, लेकिन यहाँ देखिएगा ये वृद्धि जो है ये नकारात्मक वृद्धि में है, मतलब माइनस में है। मतलब ये कहेंगे कि नागालैंड जो है इसमें जनसंख्या पहले 2001 में जितनी जनसंख्या थी ना, उसके मुकाबले बढ़ने की बजाय क्या हुई है? कम हुई है। तो यहाँ पर नागालैंड जो है ये नकारात्मक या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के लिए जाना गया है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, बल्कि घट हो गई यहाँ तो। उसके बाद देखिएगा केरल की बात करें, केरल में 4.9% जनसंख्या वृद्धि हुई। दूसरे नंबर पर ही आता है केरल जनसंख्या वृद्धि के मामले में, न्यूनतम वृद्धि के मामले में। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये फैक्ट। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि वाला यूनियन टेरिटरी जो है वो दादर नगर हवेली है, 55.9% यहाँ पर वृद्धि हुई है। और न्यूनतम वृद्धि वाला यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में 6.3% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर इतनी कम जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई? इसके पीछे कारण है कि ये भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा अलग थलग है, और संसाधनों का अभाव है, या पानी से घिरा हुआ है, समुद्र में घिरा हुआ है,
इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कम होने का कारण माना जाता है। दादर नगर हवेली जो है, ये देखिएगा, दादर नगर हवेली की लोकेशन की बात करें हम, यहाँ पर है, ये गुजरात के पास लगी हुई है, ठीक है। ये जो बिंदु है ये दीव वाला है, ये जो बिंदु है ये दमन है, यहाँ पर ये दादर नगर हवेली है, ये है DNH, दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है, 55.9%। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप दोस्तों यहाँ ये इस साइड में ये अरब सागर वाला पार्ट जो है, इस अरब सागर वाले पार्ट के अंतर्गत यहाँ ये लक्षद्वीप है, डॉट 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 करके जो दिख रहा है ये लक्षद्वीप है, इसे बोलते हैं लक्षद्वीप, जो कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्लियर है? इधर दादर नगर हवेली की लोकेशन आपको पता लगी। अब देखिएगा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जो है नागालैंड, नागालैंड की लोकेशन की यदि हम बात करें तो देखिएगा ये 7 सिस्टर्स हैं, इधर यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश, ऐसे इधर यहाँ पर ही चल करके ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, नागालैंड के बाद यहाँ पर ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, इधर ये असम, और असम के साथ ये मेघालय। देखिएगा ये वाला जो है ना, ये वाला 1 नंबर जहां पर मैंने लिखा ये आपने ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं नागालैंड। क्या कहते हैं? नागालैंड। ये मैप में मैं आपको लोकेशन बता देता हूं उसकी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बात करेंगे, ये तो न्यूनतम वाला हो गया नागालैंड, ठीक है। राज्य सर्वाधिक में कौन सा? मेघालय। मेघालय के लोकेशन की बात करें तो ये है मेघालय। ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है यहाँ पर, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर बांग्लादेश के लेफ्ट शोल्डर की तरफ, बांग्लादेश के लेफ्ट शोल्डर की तरफ यहाँ ये जो है ये है दोस्तों मेघालय, ये है मेघालय राज्य, जो कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रखने वाला राज्य है। नागालैंड भारत में सबसे कम, यही हो गई न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि रखने वाला राज्य है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि रखने वाला यूनियन टेरिटरी है DNH, दादर नगर हवेली। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रखने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप है। और ये जो एक आकृति आपको दिख रही है दोस्तों, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। जनसंख्या वृद्धि के इस टॉपिक के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है, उसके फैक्ट को हमने देखा है, और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ते होंगे, देखते होंगे। तो एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि उस होमवर्क का आंसर आप जरूर देंगे। और होमवर्क जो है पिछली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस पिछली क्लास के अंतर्गत छोटा सा सिंपल सा ये होमवर्क आपको दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। साक्षरता एवं लिंगानुपात भारत, बताइए। साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में बताना है। भारत में साक्षरता और लिंगानुपात जो है वो कितनी है 2011 और 2001 के अनुसार। दोनों के बारे में बताना है। लिंगानुपात 2001 और 2011 में कितना था, और साक्षरता 2001-2011 में कितना था, दोनों बताना है। भारत की जनसंख्या के टॉपिक से साक्षरता और लिंगानुपात कितना था, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। आगे चलते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम तैयारी करेंगे, और अगली क्लास जल्दी ही लेकर के आपके लिए मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।